गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर। आज हम भारतीय भूगोल किस अध्याय में हम हिमालय पर्वत के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में हिमालय पर्वत के निर्माण और विशेषताओं के बारे में अध्ययन किए थे, इस अध्याय में हम हिमालय पर्वत के जो 4 समांतर श्रेणियां हैं, पार या ट्रांस हिमालय, बृहद या आंतरिक हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, बाह्य या शिवालिक हिमालय, इन 4 हिमालयों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। शुरुआत करेंगे हम पहले पार या ट्रांस हिमालय के बारे में और बृहद या आंतरिक हिमालय में। इस अध्याय को हम 2 भाग में पढ़ेंगे। आज हम पार या ट्रांस हिमालय, बृहद व आंतरिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इसके अगले अध्याय में हम मध्य या लघु हिमालय, बाह्य या शिवालिक हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक बहुत विस्तार पूर्वक से हम विधिवत अध्ययन करेंगे, इसे एक ही वीडियो लेक्चर में क्या होगा कि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम इसे 2 पार्ट में अध्ययन करेंगे। पहले हम पार या ट्रांस हिमालय, बृहद और आंतरिक हिमालय। हम शुरुआत करते हैं पार या ट्रांस हिमालय। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पार हिमालय, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, इसकी 3 प्रमुख श्रेणियाँ हैं। ये काराकोरम, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये 3 श्रेणियाँ हैं प्रमुख रूप से। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये तीनों श्रेणियाँ, तीनों को मिलाकर एक इकाई के रूप में पढ़ते हैं, वो हम पार या ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ये जो पार या ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी जिसमें 3 चरणों में बृहद या आंतरिक हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, बाह्य या शिवालिक श्रेणी हिमालय, इन तीनों से ही क्या है, ये प्राचीन है। पार या ट्रांस हिमालय यानी हिमालय पर्वत के निर्माण या उत्पत्ति से ट्रांस हिमालय क्या है, प्राचीन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत है उससे भी क्या है, ये प्राचीन है। जिसमें कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियाँ आती हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इन तीनों श्रेणियों में सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी है, जो कि सबसे ऊंचाई पर है। और उसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है और उसके दक्षिण में आपका जास्कर श्रेणी है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं कि ये काफ़ी ऊंचाई पर है। तो ये क्या होता है, ये पूरे वर्ष भर क्या रहता है, बर्फ से ढका रहता है, यानी इस पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो काराकोरम श्रेणी पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं, ग्लेशियर। तो वो ग्लेशियरों से संबंधित अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जैसे बियाफो ग्लेशियर है, बाल्टारो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, साइमी ग्लेशियर है और विस्पर। ऐसे मतलब होने को तो बहुत सारे ग्लेशियर हैं, लेकिन ये 4-5 ग्लेशियरों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इन ग्लेशियरों के बारे में आने वाले अध्याय में बताएंगे अच्छे से। और इस पे एक ऊंची चोटी पाई जाती है जिसका नाम है K2। क्या नाम है? K2। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2। और ये K2 किस श्रेणी पर है? तो ये काराकोरम श्रेणी पर है, काराकोरम श्रेणी पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर करीब है। तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। और आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। तो ये K2 किस श्रेणी पर है? आपका
काराकोरम श्रेणी पर है। और जो काराकोरम श्रेणी है इन तीनों श्रेणियों में सबसे उत्तर में, बल्कि ये पूरे भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी का जो विस्तार है वो तिब्बत तक है, यानी इसकी विस्तार और आगे तक है, इसके आगे तक। यही आगे तिब्बत के पठार में जो इसकी श्रेणी है इसे हम कैलाश श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी। तो ये हो गया आपका काराकोरम श्रेणी के बारे में। अब हम इस काराकोरम श्रेणी के लद्दाख श्रेणी है। तो लद्दाख श्रेणी के एक यहाँ पर मैंने सबसे ऊंची चोटी बनाया है। तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है का नाम है आपका राका पोसी शिखर, राका पोसी शिखर। तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राका पोसी शिखर चोटी है। लद्दाख जो श्रेणी है ये दो नदियों के बीच में है। लद्दाख श्रेणी दो नदियों के बीच में। हमने लद्दाख के उत्तर में कौन सी नदी है? श्योक नदी है, श्योक नदी, जो कि सिंधु नदी क्या है आपकी सहायक नदी है। और लद्दाख के दक्षिण में कौन सी नदी है आपका? सिंधु नदी है। कौन सी नदी है आपका? सिंधु नदी। तो लद्दाख श्रेणी इन दो नदियों के बीच में है, इन दोनों नदियों के बीच में। यह प्रश्न पूछा जाता है कि लद्दाख श्रेणी किन दो नदियों के बीच में है, तो आपका जवाब क्या होगा? श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में है। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के पास से। और ये आपका जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी, ये हमने दिखाया है लद्दाख श्रेणी, और ये आपका काराकोरम श्रेणी है। तो ये आपका जास्कर श्रेणी है। ये तीन श्रेणियाँ हमने बनाई हैं। ये तीनों ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं। पहला इधर इसमें काराकोरम श्रेणी, बीच में लद्दाख श्रेणी है, और ये तीसरा आपका जास्कर श्रेणी है। तो सिंधु नदी इन दोनों श्रेणियों के बीच में बहती है। किसके? जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में। यहाँ पर मैंने एक लाल डॉट सा बनाया है। वो लाल डॉट्स क्या है? लेह है। क्या है आपका? लेह, लेह एक शहर है लद्दाख का। तो लेह शहर, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी के किस तट पर है। सिंधु नदी किस दिशा में बह रही है? इस दिशा में बह रही है, इधर आपका उत्तर पश्चिम से, फिर ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। तो ये किस तट पे है आपका? दाएं तट पर है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि लेह सिंधु नदी के किस तट पर बसा है, तो इसका आंसर जाएगा दाएं तट पर। सिंधु नदी के दक्षिण में, सिंधु नदी के दक्षिण में या कहें लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है आपका? जास्कर श्रेणी है। क्या है आपका? जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी इन ट्रांस हिमालय के श्रेणियों में सबसे दक्षिणी श्रेणी हो गया। तो ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय के बारे में। अब हम जानेंगे आपका दूसरा टॉपिक है आपका बृहद या आंतरिक हिमालय के बारे में। बृहद व आंतरिक हिमालय के बारे में। तो बृहद हिमालय जिसे हम ग्रेट हिमालय या फिर से महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री, ये तमाम नामों से जाना जाता है। तो बृहद हिमालय जो है इन तीनों, जैसे बृहद, मध्य और वाम, इन तीनों में सबसे ऊंचा कौन सा है आपका? बृहद है। ऐसे आप समझिए कुछ इस तरह से। तो सबसे निचला जो श्रेणी है उसे हम बोलते हैं शिवालिक। सबसे नीचे वाला जो श्रेणी है वो क्या आपका? शिवालिक।
और उसके जो ऊंचा है उससे उसे हम मध्य कहते हैं, मध्य हिमालय, या इसे हम कहते हैं मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय कहते हैं। और जो सबसे ऊंचा है आपका महान हिमालय, जो सबसे ऊंची है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 लाइन दिखाया, आप ध्यान से देखिए, इन 3 लाइन को ध्यान से आप देखिए। तो जो हमने एक रेड लाइन से बनाया, ये रेड से आप इसे देख सकते हैं, ये रेड वाली, यहाँ से या दक्षिणीवर्ती मोड़, ये पूर्वोत्तर हिस्से में, और फिर हमने यहाँ पर एक ग्रीन से डॉट डॉट बनाई है, ग्रीन से बनाई हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप। और फिर हमने यहाँ पर ब्लू लाइन खींचा है, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू लाइन। तो ये हमने दिखाने का क्या प्रयास किया है, पहले हम इसे समझते हैं। तो जो इसमें रेड वाली लाइन है, जो इसमें रेड वाली लाइन है वो आपका ग्रेट या महान हिमालय है, और जो दूसरी ग्रीन आपका लघु हिमालय है वो ग्रीन कलर से हमने दिखाया है, लघु हिमालय को हमने ग्रीन कलर से दिखाया है। और तीसरा जो हमने ब्लू कलर से दिखाया है, ये ब्लू कलर किसको दिखा रहा है, वाह या शिवालिक श्रेणी के बारे में। तो हिमालय पर्वत का जो विस्तार है, हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो नंगा पर्वत, यहाँ पर हमने नंगा पर्वत बनाया है, नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बर्मा तक है, नामचा बर्मा चोटी, जो कि ये आपका तिब्बत यानी चाइना के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि भारत यहीं तक है, यानी भारत के ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का सीमा है उसके उत्तर में है। यानी इसके बाद या हम फिर कह सकते हैं सिंधु, यहाँ पर ये क्या है आपका सिंधु नदी है, सिंधु नदी की गार्ज है सिंधु नदी, या फिर यहाँ पर आपका यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकल के पूर्व उत्तर भारत में यहाँ पर दिहांग गार्ज पड़ता है, दिहांग गार्ज क्या होता है, आई आकार की घाटी होती है, उन घाटियों में से होकर बहती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है। यहाँ आने के बाद ये दक्षिण में मुड़ जाती है, तो हिमालय पर्वत की पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है, करीब 2500 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, करीब 2500 किलोमीटर है पूरी, यहाँ से यहाँ तक करीब 2500 लगभग किलोमीटर है। और हिमालय पर्वत, जैसा कि मैं पिछले अध्याय में बताया था कि हिमालय पर्वत की जो पश्चिम की ओर क्या है चौड़ाई ज़्यादा है, पश्चिम की ओर क्या चौड़ाई ज़्यादा है, और पूरब की तरफ क्या है इसकी चौड़ाई घटती चली गई है। तो करीब ये आपका पश्चिम में 400 किलोमीटर में फैला हुआ है, 400 किलोमीटर फैला हुआ है, और ये धीरे धीरे घटते अरुणाचल प्रदेश में करीब ये 150 किलोमीटर चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई क्या होती है, घटती है, पर इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है इधर आपकी बढ़ जाती है, इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। जैसा कि हमने देखा है कि बीच में इधर बहुत सारे हमने चोटियाँ दिखा रखी है, तो ये सब चोटियाँ किस पे हैं, जो अधिकतर जो ऊंची चोटियाँ हैं वो सब चोटियाँ किस पे हैं, आपके ग्रेट हिमालय यानी बृहद हिमालय पर हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में बताया कि इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, ये पूरी तरह से क्या है, बर्फीला क्षेत्र है, पूरा बर्फ से क्या वो पूरी तरह से ढका हुआ है, उस पर किसी भी प्रकार की वनस्पतियाँ नहीं उगती हैं, उसमें बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत की अधिकतर जो चोटियाँ हैं वो औसतन 6000 मीटर से क्या है ऊंची हैं। तो स्वाभाविक है जो चोटियाँ ऊपर हैं तो इस पर क्या है पूरे वर्ष भर क्या हिमाच्छादित रहता है, मतलब पूरे वर्ष भर क्या होता है बर्फ से ढका रहता है। आपका ट्रांस हिमालय भी क्या होता है पूरे वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है पूरे वर्ष, तो इस पर वनस्पतियाँ क्या हैं नहीं के बराबर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और इसे हिमालय पर्वत की सबसे जो पूर्व चोटी है, सबसे
पूर्वोत्तर में जो सबसे पूर्वी चोटी क्या है, नामचा बरवा है, नामचा बरवा है। इसके बाद हमने यहाँ पर हमने एक चोटी बना रखी है जिसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है आपका, सिक्किम राज्य में है, भारत के सिक्किम में, ये सिक्किम में, यहाँ पर ये आपका सिक्किम राज्य है, ये सिक्किम में, थोड़ा सा इसका अंश नेपाल में, लेकिन अधिकतर हिस्सा किसमें, इसमें सिक्किम में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय पर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी, कंचनजंगा। क्योंकि जो K2 है वो किसकी श्रेणी पर है, वो काराकोरम यानी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी पर है, जबकि आपका कंचनजंगा जो है वो ग्रेट हिमालय के अंतर्गत सिक्किम में है। ठीक है। इसके बाद कंचनजंगा के पश्चिम में मकालू है, मकालू ये हिमालय पर्वत की चोटी है, मकालू ये कहाँ पर है आपका, नेपाल में है, कहाँ पर है आपका, नेपाल में, मकालू कहाँ पर, नेपाल में। इसके पश्चिम में लोहत्से, लोहत्से चोटी है, हिमालय पर्वत के अंतर्गत आता है, ये भी कहाँ आपका, नेपाल में है, ये भी कहाँ आपका, नेपाल में है। इसके बाद लोहत्से से जस्ट, ये दोनों जो लोहत्से और माउंट एवरेस्ट हैं वो एक दूसरे के इस तरह सामने सामने हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी, 8,848 मीटर है। ये सब की सब ऊंचाई कितने है आपका, मीटर में है, मीटर में है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, और वो किस में, कहाँ पर है, वो नेपाल में है। कहाँ पर है आपका माउंट एवरेस्ट, कहाँ पर है, नेपाल में, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, चोटी। इसके बाद आपका माउंट एवरेस्ट के बाद इसके पश्चिम में मंसालू, मंसालू चोटी है। ये मंसालू कहाँ है यहाँ पर, ये भी आपका नेपाल में है। इसके पश्चिम में, मंसालू के पश्चिम में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा चोटी है, ये कहाँ पर है आपका, ये भी आपका नेपाल में है, कहाँ पर है, नेपाल में। इसके पश्चिम में भी आपका कौन सी चोटी है, धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ है आपका, नेपाल में, ये भी कहाँ है आपका, नेपाल में। इसके पश्चिम में गुरला मंदाता, गुरला मंदाता ये भी कहाँ है आपका, नेपाल में। तो जो अधिकतर हिमालय पर्वत की चोटियाँ हैं वो किस देश में हैं, नेपाल में, नेपाल के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर हमने कंचनजंगा जो कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी जो सिक्किम में है, शेष मैंने इधर जिक्र किया जो नेपाल में है। इसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड में चोटियाँ पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर हमने कुछ चोटियों का नाम लिख रखा है 6। एक तो आपका नंदा देवी, बंदरपूछ चोटी, त्रिशूल, कामेत, और आपका बद्रीनाथ, और आपका छठा केदारनाथ। वैसे देखिए बहुत सारे चोटियां हैं, लेकिन इसमें क्या है, परीक्षा की दृष्टि से जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं परीक्षाओं को आगे भी परीक्षाओं में पूछने का संभावना वही रहता है। इस वजह से हम उसी चोटियों के बारे में पढ़ रहे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। तो नंदा देवी, बंदरपूछ, त्रिशूल, कामेत, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये सभी चोटियाँ जो 6 चोटियाँ हैं ये भारत के उत्तराखंड में हैं। कहाँ पर है, भारत के उत्तराखंड में। ये भी आपका हिमालय पर्वत की चोटियाँ हैं। तो ये हो गया आपकी हिमालय पर्वत के चोटियाँ हो गई। हमने बताया कि ये इसमें कौन। अब प्रश्न एक तो आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 और कंचनजंगा के बारे में पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपका, माउंट एवरेस्ट है। अब हम आगे समझेंगे कि जो हिमालय पर्वत है वो हिमालय पर्वत पूर्वोत्तर हिमालय है। तो पूर्वोत्तर हिमालय में क्या होता है, ये आगे दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो ये क्या है, छोटे छोटे जो यहाँ पर रेड दिखा रहा हमने, और यहाँ पर एक लंबी श्रेणी है। तो ये
हिमालय पर पूर्वोत्तर भारत में ये छोटे छोटे खंडों के रूप में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर हमने ये अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम है ये पटकाई बूम, पटकाई बूम, ये हिमालय पर्वत का ही श्रेणी है। इसके बाद नागालैंड में इसे हम नागा पहाड़ी कहते हैं, नागा पहाड़ी कहते हैं। मणिपुर में से कहते हैं मणिपुर पहाड़ी, या हम इसे एक नाम से और जानते हैं लैमाटोल पहाड़ी। इसके बाद मिजोरम में से मिजो पहाड़ी, मतलब पूर्वोत्तर भारत में क्या है कि उन्हीं राज्यों के नाम पर ही उन सब का नाम रख दिया गया। पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, या इसे लैमाटोल भी कहते हैं, और मिजो पहाड़ी। तो इन विभिन्न छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो गया है, उनका नाम रख दिया गया है। एक और श्रेणी यहाँ पर एक लंबी श्रेणी है, ये आपका म्यांमार में है। यानी एक श्रेणी कहाँ चला जाता है, म्यांमार में, क्योंकि ये इसके भारत का पड़ोसी देश है पूर्व में म्यांमार। तो म्यांमार में से अराकान योमा श्रेणी बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पर है म्यांमार में। तो दोस्तों ये हो गया आपका पार या ट्रांस हिमालय के बारे में, और दूसरा बृहद व आंतरिक हिमालय के बारे में। तो इस हिमालय पर्वत श्रेणी के इस अध्याय में हम आज इतना ही सीखे, और हम अगले अध्याय में मध्य और लघु हिमालय, बाह्य या शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो टॉपिक है थोड़ा ज़्यादा विस्तार से बताया जाएगा, क्योंकि हम उसमें लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे भौतिक विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत सारे घाटियां पाई जाती हैं, उनके बीच में समतल मैदान पाए जाते हैं, हरी मुलायम घास पाई जाती हैं। तो वो मतलब परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी सूक्ष्म और काफ़ी मज़ेदार है एक तरह से। तो उसको हम जितना विस्तार से पढ़ेंगे उतना अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि आगे जो लघु हिमालय है, छोटे छोटे शिवालिक जो श्रेणी है, ये छोटे छोटे अरुणाचल प्रदेश में छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में वहाँ के जो जनजातियाँ हैं उनके नाम पर रखा गया है। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही। आप इसे नोट्स कर लीजिएगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर हम अगले अध्याय में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइल। जय हिंद।